जय हिंद दोस्तों। हम लोग सिविल कोड मेंस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सिविल कोड क्लर्क का, जिसमें हम लोग 90 मार्क्स के हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश के, हिंदी के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के और जनरल नॉलेज के प्रश्न हम लोग देखते हैं और हूबहू ऐसे ही एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो इससे पहले हमने जो है 3 फुल सेट हमने कंप्लीट किए थे। तो अगर आप वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन की भी घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है आपके तक पहुंच पाए। तो चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला हमारा जो है सेक्शन, ठीक है, वो सेक्शन हमारा क्या है, ए। इस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, तो 35 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं, तो 35 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर में मैसेज प्राप्त करता है, बताइए। ईमेल सर्वर से मैसेज को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है लिखा हुआ SMPT। क्या लिखा हुआ है, SMTP, ठीक ठीक है। तो ये SMTP ये नहीं है। फिर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर एक है POP, तो इसका आंसर हो जाएगा POP मेरे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, POP। तो जो ईमेल होता है, ईमेल आईडी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी की अगर हम बात करें तो ईमेल में मेरे भाई, ईमेल आईडी में, ठीक है, जो सर्वर से मैसेज प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, POP प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। SMTP जो होता है सेंडर होता है और POP3 जो होता है रिसीवर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि AIP, ए एक आईपी, सॉरी AIP नहीं है, एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि डेसिमल नोटेशन किया जाता है। किसमें किया जाता है, डेसिमल नोटेशन किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्रोम ब्राउजर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रोम ब्राउजर में जो वर्तमान टैब है उसके बाईं ओर ब्राउजर टैब को अगर सक्रिय करना है तो क्या करना है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप करना है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस पेज अप करने से बाईं ओर के टैब में ब्राउजर टैब को सक्रिय कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस क्या होता है, पेज अप होता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस टैब में क्या होता है, या कंट्रोल प्लस पेज अप में अगली टैब पर जाते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब करने पर क्या होता है, तो पिछली टैब पर जाते हैं। कंट्रोल प्लस अगर 9 दबाइएगा तो करेंट विंडो में ओपन टैब्स में लास्ट टैब पर जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस 1-8 दबाने 1-8 दबाने पर क्या होता है, ठीक है, करेंट टैब में किसी स्पेसिस टैब पर जाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाले प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रतियां होगी, तो कितनी प्रतियां होगी। MS वर्ड की बात कर रहे हैं तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय, ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट की एक प्रतियां होगी, कितनी होगी, एक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड के हाल ही संस्करणों जैसे वर्ष 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। फॉर्मेट पेंटर दिखाई देता है, कि बॉर्डर दिखाई देता है, कि बुलेट दिखाई देता है, कि रिप्लेस दिखाई देता है।
तो होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड्स में आपको बुलेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बुलेट जो होता है ना, डॉट 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 डॉट, ये बुलेट होता है, ठीक है। तो आपको बुलेट दिखाई देगा, फिर नंबरिंग दिखाई देगा, लिस्ट दिखाई देगा, इंडेंट्स दिखाई देगा, सॉर्टिंग दिखाई देगा, अलाइनमेंट्स दिखाई देगा, आपको लाइन स्पेसिंग दिखाई देगा, फिर शेडिंग और बॉर्डर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 0 से 9 तक की को क्या कहते हैं? 0 से जो 9 तक की होता है, साइड में आप देखे होंगे कीबोर्ड में यहाँ, ठीक है। तो 0 तक के 9, यहाँ जो है 0 से लेकर 9 तक की होता है, तो इस की को हम क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। तो फंक्शन की तो एफ वाला होता है भाई, आप सभी जानते हैं कि F1 F2 F3 F5, टोटल फंक्शन की संख्या कितनी होती है? F12 होती है, ठीक है। तो ये नंबर है ना, तो इसे न्यूमेरिक की कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 से 9 तक क्या नंबर है, तो इसे न्यूमेरिक की कहेंगे। और ये जो है दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटन के समान होता है। फंक्शन की संख्या अगर आपसे पूछे तो F1 से F12 तक होता है, ठीक है, फंक्शन की, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वेब पर सूचना देखने तो आपके पास क्या होना चाहिए? अगर वेब पर सूचना देखना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? केवल मोडेम होना चाहिए या वेब ब्राउजर होना चाहिए? मोडेम से आप देख सकते हैं, वेब ब्राउजर होना चाहिए। अगर वेब पर सूचना देखना चाहते हैं तो आप ब्राउज कीजिएगा ना, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, बहुत सारा ब्राउजर होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ये कब हुआ था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। इसने कब हुआ था? 1989 में किया गया था, ये ध्यान रखना है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो लिक लाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा। इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट का विकास किया गया था, ठीक है। और 1989 में ही बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया था, HTTP का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हमने अभी देखा, बताया कि 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? 1989 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म ने बताया था कि क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 3G क्या है? क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि 3G जो है वो क्या है? 3G मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है, चिप की तीसरी पीढ़ी है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर का वायरस है? तो हम सभी जानते हैं कि 3G 4G 5G ये मोबाइल का ना पीढ़ी है, तो मोबाइल का तीसरी पीढ़ी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल क्या है? आप बताइए कि MS एक्सेल के बारे में पूछ रहा है। तो MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल जो है ना, विंडो पर आधारित क्या, एक स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है। स्प्रेडशीट क्या है? पैकेज है। तो विंडोज पर आधारित जो है स्प्रेडशीट क्या है? पैकेज है। क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है विंडोज पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, डॉक्यूमेंट पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, ये विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? अब बताइए, अलाइनमेंट में अगर हम बात करें MS वर्ड में तो कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है? तो 4 प्रकार के होता है अलाइनमेंट। कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार। एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। Ctrl+J से क्या होता है? जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कीबोर्ड का कुल फंक्शन की कितना होता है? हमने बताया था कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, ठीक है। और ये फंक्शन बटन का कार्य जो होता है वो सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का जो सर्वर है लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? किस प्रकार का सर्वर जो है लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? प्रिंटर सर्वर, फाइल सर्वर, या मोडेम सर्वर, या स्कैन सर्वर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये।
तो किस प्रकार का सर्वर जो है लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए, यानी एलएएन पर चाहिए। तो एलएएन पर चाहिए प्रिंटर सर्वर को, ठीक है। एलएएन का फुल फॉर्म याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक गीगावाट किसके बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एक गीगा 1024 मेगावाइट के बराबर होता है। एक गीगा कितना होता है, 1024 MB के बराबर होता है। एक जीबी बराबर क्या होता है, 1024 MB होता है। अगला है क्वेश्चन, मैथ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहाँ से, गणित से क्वेश्चन। अब देखिए गणित में क्वेश्चन पूछा है कि 10 से 25 तक सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। 10 से 25 के बीच में सभी अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो 11 अभाज्य संख्या है, 12 अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन संख्या है, तो 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 लिख देंगे, फिर हम कितना लिखेंगे भाई, 13 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, तो 17 लिखेंगे, फिर 19 है, और फिर कितना है, तो 23। ये सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, बाकी किसी और से नहीं कटे। और इतना बटा कितना संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबको जोड़िए, तो 3 1 4, 7 4 11 9, 20 3 23 हो गया, 3 और 2 1 3 4 5 6 2 8, यानी 83 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 83 बटा 5 आप देख लीजिए ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 16.6। 1685 होता है ना, 16.6, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणित का ही सवाल है कि ए और बी यदि एक साथ काम करते, ए और बी जो है क्या करता है कि एक साथ काम करता है, तो 30 दिनों में पूरा कर लेता है। ए और बी जो है अगर एक साथ काम करता है तो 30 दिनों में पूरा कर लेता है। लेकिन यहाँ जो है ए और बी का क्षमता दिया हुआ है कि ए जो है एक दिन में 3 रोटी बना रहा है और बी जो है 2 दिन रोटी बना रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमें तो टोटल काम ही नहीं पता है, ठीक है, टोटल हमें काम ही नहीं पता है कितना है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ए और बी जब मिल जा रहा है, ए और बी मिलकर 30 दिन काम कर रहा है, कितना, 30 दिन। तो देखिए टोटल काम कैसे निकालेंगे, एक दिन में ये दोनों मिलेगा तो कितना, 5 रोटी बनाएगा। तो एक दिन में 5 रोटी बना रहा है, तो 30 दिन में कितना रोटी बनाएगा भाई, तो 150 रोटी बनाएगा, 150 रोटी बनाएगा ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें तेज व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा। तो तेज व्यक्ति कौन है, ए है कि बी है, तो तेज व्यक्ति ए है। ए का कितना एफिशिएंसी, एक दिन में 3 रोटी, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका आंसर। यानी ये तेज व्यक्ति जो है 50 रोटी बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने जो है क्या किया कि एसबीआई से 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। कितने, तो 10% के ब्याज से ऋण लेता है, और 5 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 5,000 भुगतान किया। लेता है 10% के हिसाब से साधारण ब्याज, और 5 वर्ष के बाद क्या करता है वो, ठीक है, 5 वर्षों के बाद जो है 5,000 का भुगतान करता है। 5 वर्षों के बाद जो है 5,000 का वो भुगतान करता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या निकालना है, उधार जो है कितना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, 80% होता है, हम सभी जानते हैं क्या होता है, 80% होता है। तो अगर हम 5 वर्षों के लिए है और दर कितना है, 10 है, और बराबर ये कितने के बराबर है, तो 50% के बराबर है। कितना के, 50% के। और यही 50% जो है किसके बराबर है, यही 50% जो बराबर दिया हुआ है कि 5,000 के बराबर है। तो 1% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सॉरी, 1% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से निकल के आ गया। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 पे 2 जीरो, ठीक है, तो यानी आंसर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अमित ने जो है 50 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 50 किलोमीटर की दूरी जो है 9 घंटे में तय की। अमित जो है 50 किलोमीटर की दूरी करता है कितने में, तो 9 घंटे में दूरी, 9 घंटे में करता है। और उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय किया। तो पैदल के द्वारा किया, फिर साइकिल के द्वारा तय किया। तो साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है।
तो साइकिल से हम मान लेते हैं कि दूरी जो है वो x दूरी करता है साइकिल से, ठीक है। साइकिल से कितना दूरी करता है x। तो अगर हम पैदल की बात करें बाई फुट, ठीक है, तो बाई फुट वो कैसे कितना करेगा, तो बाई फुट करेगा 50 माइनस कितना x हो जाएगा, ठीक है। 50 किलोमीटर की दूरी तो 50 में से घटा देंगे तो पैदल करेगा। तो यहाँ पे निकाल देना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 50 माइनस एक्स बटा कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लस एक्स बटा कितना तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का जो है योग कितना है तो 9 घंटे में दूरी तय कर रहा है। तो एक्स का मान आप निकाल दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम कर लिखते हैं 100 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ हम करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 10 एक बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 90। 9 है तो 9 लिखेंगे, और ये 10 है तो ऊपर नीचे तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 है और ये 90 है, तो कितना हो जाएगा 100 में से 90 जाएगा तो 10, और 2x में से जाएगा तो कितना हो जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ आ गया 10 किलोमीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में कितना लड़के हैं, तो 1000 लड़के तथा 700 लड़कियां। 1000 लड़के हैं और 700 लड़की हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट की अगर हम बात करें, कुल स्टूडेंट कितना 11 और 7 कितना हो गया 1800 हो गया। अब बोल रहा है कि इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां पास हुए। इनमें से 42% लड़के पास हुआ, ठीक है, और जो है 30% क्या है तो लड़की पास होती है, लड़की पास होती है। तो कितने छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, यानी अनुत्तीर्ण करने का मतलब कितने छात्र जो है फेल हुए। तो टोटल तो स्टूडेंट 1800 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लेते हैं कि इनमें से 42% लड़के, यानी 1100 में से 42% लड़के पास हुए। तो 1100 में से 42% लड़के अगर हम पास होते हैं, 1100 में से 42% अगर लड़के पास होते हैं, ग्यारह सौ में से अगर 42% लड़के पास होते हैं तो बच जाते हैं कितने, तो बच जाएंगे कितने 58%। तो 58 बटा क्या लिख देंगे 100। फिर प्लस 700 लड़कियां हैं, तो 700 में से 30% जो है लड़कियां पास होती है, तो फेल कितनी होती है तो 70%। तो 70 बटा क्या लिख देंगे 100। फेल का ही तो निकालना है हमें, तो फेल से ही मतलब रखना है, ज्यादा हमें डिमांड रखना है नहीं। तब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से जो ये खत्म, ये खत्म हो गया। 11 और 58 को गुना करने का बहुत तरीका आसान है, हम सभी जानते हैं। तो कितना हो जाएगा 638 हो जाएगा ये, और इसको हम गुना करेंगे तो 749 यानी 490 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1128 हो जाएगा। इन दोनों को 6 4 10, ठीक है, तो 1128 हो जाएगा। अब इसका प्रतिशत निकाल देते तो 1128 है ना, और टोटल लड़के कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो 1800 में कितने प्रतिशत पास फेल हुए हैं भाई। तो निकाल देते हैं 100 जीरो से जो 2 जीरो खत्म, और 18 से अगर हम काट देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 62.2% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है, a बटा बी और प्लस b बटा a बराबर लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो ए क्यू और बी क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यू और बी क्यू का मान इसमें से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और बी का मान निकालते हैं, तब तो ए क्यू बी क्यू का हम आसानी से मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मान दिया है 1, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 1। तो हम सभी जान रहे हैं ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर क्या हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और लिखेंगे इधर बी स्क्वायर, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस ए बी हो जाएगा, और बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं तो 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे जो है ए क्यू और बी क्यू का मान निकालना है। तो ए क्यू और बी क्यू बराबर क्या होता है तो ए प्लस बी होता है, ए और प्लस
बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस जो है बी स्क्वायर होता है। यही तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, यही तो मान निकालना था। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान बाहर में जाए, इतना का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो कोई संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, 0 ही होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि ए क्यू जो है और बी क्यू बराबर होता क्या है, ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, पी और क्यू जो है, यानी पी अगर हम बात करें तो पी जो है पी जो है वो 8 दिनों में कर रहा है और क्यू जो है 16 दिनों में कर रहा है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम किया, तो पहले इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं, तो 16 हो जाएगा टोटल काम, यहाँ 2 एफिशिएंसी हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इन दोनों ने उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम पूरा हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। जब काम पूरा हुआ तो इनका जो है ना रेशियो निकालना, क्या इनका निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इनका रेशियो आ गया भाई, 2:1 और क्या। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। एक माँ और एक बेटी के वर्तमान आयु। ठीक है, एक माँ और बेटी के वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में, कितना है, 8:3 के अनुपात में, यानी माँ है और डॉटर है, इन दोनों का अगर हम रेशियो का अनुपात करें तो कितना है, माँ और डॉटर। ठीक है, इन दोनों का अनुपात जो है 8:3 है, ये ध्यान रखना है, कितना है, 8:3 है। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी 12 वर्ष तो दोनों में 12 जुटेगा। ठीक है, तो दोनों में 12 जुटेगा ही। अब यहाँ पे इसको यार सही से करते हैं। ठीक है, अब देखिए, माता है और डॉटर है, इनका अनुपात कितना है, 8 और 3 है। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, दोनों में 12 वर्ष जुट रहा है, इसमें भी 12 जुटेगा, इसमें भी 12 जुटेगा। तो 12 जुटने पर इनका जो अनुपात हो जा रहा है 2:1 हो जा रहा है। तो 8x हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, 12 और बराबर 2×3 6x हो गया और 12×2 कितना हो जाएगा, 24। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो 2×6 = 12, यानी x का मान कितना आ गया, 6। अब बोल रहा है कि माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग निकालना है। माँ और बेटी का वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो वर्तमान कितना है भाई, 8x है ना, और उसका कितना है, 3x है। तो 8x में तो 88 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 छक हो जाएगा 48 और 36 हो जाएगा 18। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66, यानी वर्तमान आ जाएगा 66 वर्ष। चलिए आगे, टाटा बाय बाय, इसको हमने कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन की किसी धनराशि का 3 गुना 12% वार्षिक साधारण ब्याज 600 रुपया होगा, यानी किसी धनराशि है उसका 3 गुना 12% वार्षिक साधारण ब्याज रुपया में जो है 600 रुपया हो रहा है। तो यदि 5 वर्षों के बाद मूलधन का 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्षों के बाद बोल रहे हैं ना कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष का ब्याज जो है 10 ईयर का, कितना ब्याज है 10 ईयर का, तो 10 ईयर का ब्याज है 600 रुपया। 10 ईयर का ब्याज कितना है, 600 रुपया है। तो एक वर्ष में अगर हम ब्याज निकालेंगे तो एक वर्ष में कितना निकल के आएगा, 60 रुपये निकल के आएगा। एक वर्ष में ब्याज 60 रुपये आएगा। तो पहले 5 वर्ष का अगर हम बात करेंगे तो पहले 5 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, तो 6×5 = 300 हो जाएगा पहले 5 वर्ष का। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए 3 गुना मूलधन पर 3 गुना ब्याज हो जाएगा। तो 3 गुना मूलधन पर 3 गुना ब्याज होगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 9000 है, फिर 300, तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 1200 हो गया। तो 1200 इसका आंसर हो गया, और क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ जो है सरल करना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको दिख नहीं होगा, हमको क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड है नहीं, और ये हम सॉल्व करेंगे नहीं, ये आपको ही करना है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है, देखिए 121 है और बट्टा
3.2/3, ठीक है, फिर प्लस लिखा हुआ है 92/7.1/3 है। अब इसको आपको सॉल्व कर, ठीक है, ये है 7, ठीक है, 7.1/3, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं रीजनिंग, भारी भरकम रीजनिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CEKMOQZ और एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, कैसा है, तो वृत्ताकार है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है वृत्ताकार को बना देते हैं, ठीक है, और केंद्र की ओर सबका है भाई, मुख्य जो है सबका केंद्र की ओर है। चलिए केंद्र की ओर हम कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में। सी जो है जेड और एम के ठीक बगल में, यानी जेड और एम के बगल में कौन है, तो जेड और एम के बगल में सी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जेड है, ठीक है, और यहाँ पर एम है, ठीक है, और इसके बीच में कौन है, तो सी लिख देते हैं, ठीक है। जेड और एम के बगल में कौन है, सी है, हो गया जेड और एम के बगल में सी। अब आगे कह रहा है भाई ओ ना तो एम के और ना ही ई के ठीक बगल में है, ना तो ओ के एम के बगल में ओ है और ना ही जो है ई के बगल में है। चलिए तो आगे हम देख लेंगे। क्यू जो ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो अभी हमें तो पता ही नहीं है ओ कहाँ है क्यू कहाँ है। के और ई ठीक बगल में है, के और ई ठीक बगल में, ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार क्या फंस गए हम, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे हम इसको लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है, अब यहाँ पे टोटल कितने हैं लड़के, टोटल जो है 7 है, तो 3 तो हमने कर दिया, 4 5 6 और 7 हम कर देते हैं, ठीक है, 7 हम कर देते हैं। अब यहाँ से आगे हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं। बोल रहा है कि ओ ना तो एम के और ना ही ई के बगल में बैठा है, ओ तो ना एम के बगल में है और ना ही ई के बगल में, ठीक है। ओ जो है ना तो एम के बगल में, तो मान लेते हैं कि हम ओ यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ एम के नहीं होगा, एम तो नहीं होगा और ई तो बगल में होगा नहीं, यहाँ ही एम नहीं बैठाना, ये एम यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे ई नहीं हमें बैठाना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यू जो है ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो क्यू है, तो यहाँ पे हम क्यू बैठा देते हैं, ठीक है। के और ई के ठीक बगल में बैठा है, के जो है ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, के जो है किसके बगल में बैठा हुआ है, तो के और ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, के जो है ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है, के जो है ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे के जो है ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ई यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे होगा दूसरा बगल में बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा बगल में बैठा होगा, तब मिस्टेक हुआ है। बाकी अब हो गया डायग्राम। अब बोल रहा है कि ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ओ के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जेड बैठा हुआ है, जेड आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड हो जाएगा भाई, कभी कभी हो जाता है त्रुटि टाइपिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 17 37 115 के बाद क्या होगा। अब देखिए 15 है, 37 है, फिर 17, देखिए 15 है फिर 17 है, तो यहाँ आपको देख रहे हैं 15 है और फिर 17 है और फिर 37 है ना, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि 15 के बाद 2 जुटा और फिर इसके बाद तो बहुत ज्यादा जुट गया, फिर उसके बाद 115 हो गया तो और ज्यादा जुट गया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना, या तो मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो देखिए 15 में हम 1 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, हो गया 17, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें 17 में, ठीक है, तो 17 में हम 2 से गुना करते हैं और 3 जोड़ देते हैं, तो 17 दूनी 34 और 3 कितना हो जाएगा 37। उसी प्रकार अगर इसमें देखें तो 37 में हम 3 से गुना करते हैं, तो 37 तिया कितना हो जाता है, आपको पता है 3 7 21, 3 तिया 9 और 2 11, 111, तो 111 आया, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो 115 हो गया। तो 115 में हम कितना से गुना करेंगे, तो 115 में हम बात करते हैं 4 से गुना करेंगे और जोड़ना कितना है, तो 4 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कितना 5 जोड़ देंगे, तो 111, तो कितना हो जाएगा भाई 4 5 20, तेरी की 4 5 20 हो गया, 4 और 2 6 हो गया और 4 हो गया और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 465 हो जाएगा, 465
465। तो 465 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि तरुण जो है पूरा पूर्व की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब डायरेक्शन में आपको हमने बताया था कि डायरेक्शन क्या कहता है हमारा, कि डायरेक्शन जो है ना कौन कौन किधर है, तो ये होता है ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट, और ये हमारा होता है नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ। अब बोल रहा है कि तरुण जो है पूरब की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करता है। तरुण जो है पूरब की ओर कितना, तो 65 किलोमीटर, यानी 65 किलोमीटर जो है तरुण पूरब की ओर ड्राइव करता है। 65 किलोमीटर, ठीक है, हमने 65 किलोमीटर इसे ड्राइव कराया। अब बोल रहा है आगे, ठीक है, तरुण जो है पूरब की ओर 65 किलोमीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 65 किलोमीटर ये पूरब की ओर ड्राइव करता है। अब आगे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 83 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से ये दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर मुड़ेगा, ठीक है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो 83 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये 83 किलोमीटर दाएं मुड़कर चला, ठीक है। तो पहले 65 किलोमीटर चला, फिर 83 किलोमीटर ड्राइव करता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 83 किलोमीटर चलता है। फिर वो कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से अगर हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो बाईं हमारा किधर होगा, तो बाईं हमारा इधर होगा, नीचे आ रहा है ना, तो बाईं इधर होगा, और कितना चल रहा है, तो 83 किलोमीटर चल रहा है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 83 किलोमीटर वो चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 52 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है और 52 किलोमीटर, यानी 52 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 52 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अंत तक पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है कि पूरब की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो उत्तर हम जानते हैं, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ दिशा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहाँ जो है कैलेंडर से भी क्वेश्चन हो सकता है, मे भी अगर पूछ दे दो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन क्या है कि 15 मई 2001 को मंगलवार है। 15 मई 2001 को क्या है, मंगलवार है। तो 11 जून 2013 को निकालना है। 11 जून 2013 को हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखिए 2001 से 2013 के बीच में कितने साल आएगा, तो आप कहिएगा कि टोटल 12 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में 9 साल जो ऐसा आएगा ना जो साधारण वर्ष आएगा, और 3 साल ऐसा रहेगा जो लीप ईयर आएगा। लीप ईयर किसे, जो अंत में क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। जैसे 2012 क्या है, लीप ईयर है। 2004 क्या है, लीप ईयर है। 2008 क्या है, लीप ईयर है। तो 4 8 12 क्या है, लीप ईयर। तो 3 जो है लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर में हम सभी जानते हैं कि एक विषम दिन बढ़ जाता है, 365 की जगह 366 दिन का हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। यानी टोटल जो है संख्या कितना है, 12। तो लीप वर्ष में 3 दिन और बढ़ जाएगा। और 15 मई से कहाँ जाना है, जून में जाना है। 15 मई से जून में जाना है। तो वहां पे देखिए जब नॉन लीप ईयर रहता है ना तो एक दिन बढ़ता है। 15 मई 2001 है तो 15 मई 2002 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं, ठीक है। तो 15 मई 2013, 11 जून 2013 तक हम ऐसे ही जाएंगे। 15 मई 2013 और फिर 11 जून 2013 तक हम जाएंगे। ऐसे करके हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अंत तक आपको पता चलेगा कि जो है ना सेम डे आ जाएगा। 15 मई 2011 को जो दिन था वो 11 जून 2013 को वही दिन आ जाएगा, यानी मंगलवार आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आप देखिए यहाँ पे 6 खिलाड़ी है। कितने खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी है। और 6 खिलाड़ी में अमन, विद्या, चहल, ध्रुया, अलिया, फिलिप एक जन्म वर्ष नहीं होने के निश्चित तारीख पर अर्थात 1 2 3 4 5 और 6 तारीख को पैदा हुए थे। उनमें से किसी का जन्म जून के बाद नहीं हुआ था, जिसका जन्म एलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ था। अमन से पहले 3 खिलाड़ी का जन्म हुआ था। विद्या का जन्म चहल के ठीक बगल में हुआ था। और निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है 3 तारीख को हुआ था। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं तारीख, तो 6 तारीख है।
1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 और 6 तारीख है। ठीक है, टोटल 6 तारीख है। 6 खिलाड़ी है, अमन, विद्या और चहल, ध्रुव और एलिया और फिलिप एक जन्म वर्ष में नहीं हुआ, यानी सबका अलग अलग हुआ है डेट। ठीक है, निश्चित तारीख है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैदा हुआ। उनमें से किसी का जन्म जून के बाद नहीं हुआ था, यानी किसी का जन्म जो हुआ था वो किसके बाद नहीं हुआ था, तो जन्म जून के बाद नहीं हुआ था। जिसका जन्म इलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें लग रहा है कुछ तो क्या है, मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है कि उनमें से किसी का भी जन्म ध्रुव के बाद नहीं हुआ था। क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, ध्रुव है। वही बोले कि जून कहाँ से लिखा है, यहाँ पे ध्रुव लिखा हुआ है। क्या है समझिएगा, यहाँ पे ध्रुव है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनमें से किसी का जन्म जो है किसके बाद नहीं हुआ था, तो ध्रुव के बाद नहीं हुआ था। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि उनमें से किसी का जो जन्म हुआ था वो मेरे भाई ध्रुव के बाद नहीं हुआ था, और जिसका जन्म एलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी किसी का जन्म जो है ध्रुव के बाद नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ आपने बता दिया कि ध्रुव का जो हुआ था वो कब हुआ था भाई, तो 6 को हुआ था। ध्रुव का कब हुआ था, जन्म 6 को हुआ था। यानी यहाँ पता चल गया कि ध्रुव, यहाँ पे DH से ध्रुव समझ जाइएगा, क्योंकि ध्रुव के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ। ठीक है, जिसका जन्म एलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ था। जिसका जन्म जो है, यानी ध्रुव का जन्म किसके बाद हुआ, एलिया का, यानी एलिया यहाँ पे हो गया, एलिया एलियन हो गई। ठीक है, एलिया भी यहाँ पे हमें पता चल गया। फिर उसके बाद को हो रहा है क्वेश्चन क्या है कि अमन से पहले 3 खिलाड़ी का जन्म हुआ था। अमन से पहले 3 खिलाड़ी, यानी अमन कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तब न इससे पहले 3 खिलाड़ी होगा, तो अमन हो गया यहाँ पे। विद्या का जन्म चहल के ठीक बाद, ठीक बगल में हुआ था, और विद्या का जन्म जो हुआ था चहल के ठीक बगल में हुआ था। विद्या का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, चहल के ठीक है बगल में हुआ था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे चहल हम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, विद्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और खिलाड़ी जो बच गया है फिलिप है, तो इसको फिलिप हम सब जा देते हैं। तो बोला कि 3 तारीख को किसका जन्म हुआ था, तो फिलिप को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिप। अब यहाँ पे देख लेते हैं 31 से जो है कहाँ तक है, 33 तक। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। JKLMN और O 6 सदस्य एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, 6 सदस्य हैं और एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एम जो है O का भाई है। एम जो है किसका भाई है, तो एम जो है ना O का भाई है, यानी ये भाई है, यानी ये पुरुष है। ठीक है, क्या है, भाई है। अब बोल रहा है एम जो है O का भाई है, जे के का पिता है। अब यहाँ हम कहीं लिख देते हैं कि जे जो है के का पिता है। क्या है, ये पिता है। ठीक है, यानी ये पिता है, यानी पुरुष है। अब बोल रहा है एन जो है एल की बहू है। अब पता ही नहीं चल रहा है, एन जो है एल की बहू है। एन जो है एल की बहू है, तो हम कहीं लिख देते हैं एन जो है एल की बहू है। ये क्या है, माइनस यानी बहू है। के जो है एम की माता है। के जो है एम की माता है, यानी के जो है वो किसकी माता है, तो एम की माता है। एम की माता है कौन, के, यानी ये महिला है। ओ एल का भाई नहीं है। ओ जो है एल का भाई नहीं है। ओ जो है एल का भाई नहीं है। तो जे का एल से क्या संबंध है, तो ऐसे कैसे पता चल जाएगा आसानी से, जे का एल का क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ त्रुटि हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं पहले। फिर से हम इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहा है कि निम्नलिखित जानकारी के पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दे। JKLM और N 6 सदस्य के परिवार है, इसमें से 2 विवाहित जोड़ा है। कौन कौन विवाहित जोड़ा है, तो इसमें से 2 विवाहित जोड़ा है। बोल रहा है कि एम जो है O का भाई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि O का भाई कौन है भाई, तो O का भाई है M। ठीक है, तो M जो है O का क्या है, भाई है। चलिए इसको हम लिख देते हैं कि ये जो है भाई है। हो गया, M O का भाई है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि जे जो है
के का पिता है, यानी जे जो है वो किसका पिता है, तो के का पिता है। तो मान लेते हैं कि जे ऊपर है, ठीक है, और किसका पिता है, तो के का पिता है, के का क्या है, पिता है, ठीक है, ये पुरुष है। जे जो है के का पिता है, ये भी हमने मान लिया, जे जो है के का पिता है। एन जो है एल की बहू है, एन जो है एल की बहू है, एन जो है ना वो किसकी बहू है, तो एल की बहू है। तो मान लेते कि एल यहाँ पे है और ये बहू किसकी है, तो एल की बहू है एन, ठीक है, ये है बहू, ठीक है, बहू यानी माइनस है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर माइनस है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन एल की बहू है, बोल रहा है कि के जो है एम की माता है, के जो है एम की माता है, क्या कह रहा है कि के जो है ना वो एम की माता है, के जो है एम की माता है, यानी ये क्या हो गया, माता हो गया, ठीक है, यानी ये महिला है, ये माता हो गया, के जो है एम की माता है, ठीक है। और ओ जो है एल का भाई नहीं है, बोल रहा है कि ओ जो है ना वो एल का भाई नहीं है, वो जो है क्या है, एल का भाई नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, के और एल और के को हम मान लेते हैं कि जो है पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी, ये महिला है तो ये क्या है, एल पुरुष हो गया, ठीक है। और एम और एन यहाँ भी क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, ये पुरुष है ये महिला है, यानी ये भी क्या है, जोड़ा है, पति पत्नी है, ठीक है। तो जे जो है एल का ये क्या लग जाएगा, तो ससुर लग जाएगा, ये क्या लग जाएगा, ससुर लग जाएगा। जे का एल से किस प्रकार संबंध है, तो ससुर का संबंध है, हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एन का एम से क्या संबंध है, तो एन का एम से क्या है, एन और एम क्या है, तो भाई पति पत्नी है, और क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्नी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, परिवार में दूसरा विवाहित जोड़ा कौन है, एम एन के अलावा, तो एम और एन के अलावा जो है ना विवाहित जोड़ा हमने देखा तो के और एल है, क्या है, के और एल है, तो एल और के हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 34 से 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडमिशन में ऐसे कितने जोड़े हैं, एडमिशन में आप देख सकते हैं एडमिशन में कितने ऐसे जोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन लिखिए ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन, एडमिशन में ऐसे कितने जोड़े हैं, तो देखिए डी से आई तक जाइए, डी ई एफ जी एच आई हो गया, पहला जोड़ा मिल गया। फिर अगर हम बात करें तो एम से आई तक जाइए, एम एम एन ओ पी, सॉरी इधर तो नहीं होगा, इधर से होगा, आई जे के एल एम हो गया, दूसरा मिल गया, ठीक है। फिर यहां से जाइए एन तक, आई से आई जे के एल एम एन हो गया, यानी कितने आपको मिल गए, 3 मिल गए, तो 3 आंसर हो गए। अगला है क्वेश्चन डेस्टिनेशन, क्या है, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिखे, डी का कोड कितना होता है 4, ए का कोड कितना होता है 5, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14, ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। अब यहाँ से देख लीजिए एक करके दो दिए, 4 1 5, तो पहला ही मिल गया 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 मिल गया ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पहला, और यहाँ पे देख लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 से हमने देख लिया, 2 को मिल गया, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 20 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 तो मिल गए, तो 4 से अधिक है भाई, 4 से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पता चल जाएगा, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन बी जो हमारा है डिस्क्रिप्टिव में, देखिए 20 अंक का है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है राइट अ लेटर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 15 वर्ड में लेटर लिखना है, कितना में, तो 15 वर्ड में लिखना है। पहला लेटर हमारा क्या है, इनवाइटिंग देम टू द पार्टी ऑर्गेनाइज एट योर रेसिडेंस, यानी अपने घर में जो है एक पार्टी है ऑर्गेनाइज किया हुआ, उसमें जो है इनवाइट करना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है से वाई यू आर प्लानिंग
पार्टी, ठीक है, कुछ बताना है क्यों जो है आप प्लानिंग पार्टी को प्लान कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये तो पैसेज हमारा है, तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो गया, देखिए नोएडा यूपी हो गया, एड्रेस दे देते हैं, फिर डेट हो गया, डियर फ्रेंड आशीष, ठीक है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, ठीक है, आई एम thrilled to invite you to a party at my residence on 2nd of March 7 p.m. It is a special gathering with friends and family, and your presence will make it even more memorable to join us for an evening of fun, laughter and good food. Looking forward to seeing you. Your lovely विक्रम। हो गया, ठीक है, लिख देना आसानी से। फिर उसी प्रकार सेकंड हमारा था चेन्नई में, कोई एड्रेस दे दीजिए, डियर मुकेश, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटेड न्यूज, आई एम प्लानिंग अ पार्टी एट माई रेसिडेंस ऑन मार्च फलना तारीख को, सेलिब्रेट माई बर्थडे है, इट अ जॉयफुल मोमेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट it with my close friends like you. Your presence will make the celebration even more special and vibrant. Looking forward to seeing you. Your lovely चंदन। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई, पैसेज है तो पैसेज को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। पैसेज हमारा है, पैसेज कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान्स गुटेनबर्ग। हम सभी जानते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन किसने किया था, खोज किसने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग इन मिड 50th सेंचुरी मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। यानी मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था ये 15th सेंचुरी का, जो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया था। बिफोर दिस इनोवेशन बुक्स वेयर लेबोरियसली कॉपीड बाई हैंड। इससे पहले क्या होता था, जो भी होता था इस इन्वेशन से पहले, किताब हो गया, वो लेबोरियसली यानी कड़ी मेहनत के द्वारा जो है हाथ से कॉपी किया जाता था, ठीक है, मेकिंग देम एक्सपेंसिव एंड इनएंसिएबल टू मोस्ट पीपल। और ये क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था, ठीक है, और ये मोस्ट पीपल के लिए क्या होता था, इनसेंसिएबल होता था। द प्रिंटिंग प्रेस इनेबल्ड द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो क्या किया, इनेबल द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक, ठीक है, डेमोक्रेटाइजिंग नॉलेज एंड फ्यूलिंग सिग्निफिकेंट सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज। द रिनहेंसियंस एंड द रिफॉर्म्स टू मेजर हिस्टोरिकल मूवमेंट्स वेयर ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द वाइडर अवेलेबिलिटी प्रिंटेड मटेरियल्स। The printing press impact on literacy, education and the spread of ideas was profound and long lasting, ठीक है। अब देखिए जो प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या करता है, इम्पैक्ट ऑन, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है लिटरेसी पर, एजुकेशन पर एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, ये आइडिया को क्या करता है, स्प्रेड करता है, वाज प्रोफाउंड और लॉन्ग लास्टिंग भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन बा कि हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड व्हेन, ठीक है, किसने भाई प्रिंटिंग प्रेस था, जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, कब किया था, 15th सेंचुरी में किया था। तो ये तो आपको बताने की जरूरत है, ये तो उत्तर आपको मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउ वेयर बुक्स मेड बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब प्रिंटिंग प्रेस से पहले जो है किताब को कैसे छपा जाता था, भाई तो लेबोरियसली कॉपीड बाय हैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट टू हिस्टोरिकल मूवमेंट वेयर इम्पैक्ट बाय द प्रिंटिंग प्रेस। तो हिस्टोरिकल मूवमेंट जैसे Renaissance and the Reformation were greatly impacted by the printing press, ठीक है। What was the overall impact of the printing press, क्या हुआ overall impact, तो the printing press had a profound and long lasting impact on literacy, education and the spread of ideas। हो गया उत्तर, आपको इसका तो जवाब मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए हमने लेटर भी देख लिए। अब हम यहाँ जो है ना क्वेश्चन क्या है अगला, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे होगा आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, किसी एक टॉपिक पे 100 वर्ड में लिखना है, हमने 150 वर्ड में लिख दिया, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो जातिगत भेदभाव है उस पर लिखना है, और दूसरा है इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो हमने जो किया है ना, क्या किया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है, ताकि अगर हिंदी में भी आए तो ठीक है और इंग्लिश में भी आए तो सही है, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी
भारत में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ठीक है, उस पे चलिए। तो क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ट्रीटिंग पीपुल अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। यानी कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जातिगत जो भेदभाव होता है, वो ट्रीटिंग पीपुल, ठीक है, वो लोगों के साथ जो है ट्रीट किया जाता है अनफेयरली है वो, क्योंकि वे कास्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, जातिगत भेदभाव किया जाता है। इन इंडिया दिस प्रॉब्लम हैज एक्साइटेड बाय हंड्रेड ऑफ ईयर। और ये भारत में खास करके अगर हम बात करें ना, तो ये जो है एग्जिटेड कब से है, ये हजारों सालों से है, ये एग्जिट करता है, ठीक है। पीपुल फ्रॉम लोअर कास्ट, जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग है, ये स्पेशली दलित, जो दलित है, ऑप्टेन फेस सोशल एंड इकोनॉमिक्स, वो जो है सामना करते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है उन्हें। दे आर नॉट अलाउड इन द सम टेम्पल्स, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेस इन मेनी ट्रीज। इन्हें जो है, इन लोगों को जो है क्या किया जाता था, बहुत मंदिरों में नहीं घुसा दिया जाता था, स्कूलों में नहीं घुसने दिया जाता था, पब्लिक प्लेस और मैनी एरिया में जो है इन्हें जाया नहीं दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डाटा है कि ओवर 15,000 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, यानी 50,000 से केस जो है अधिक है शेड्यूल कास्ट, वे रिपोर्टेड इन 2023 यानी 2023 में। मैनी दलित स्टिल फेस वायलेंस, अनटचेबिलिटी एंड जॉब डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बहुत सारे दलित के साथ जो है वायलेंस का सामना करना पड़ता है, फिर अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का सामना करना पड़ता है, एंड जॉब डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इवन तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बैंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भारतीय संविधान में क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है बैंड है इन 1950 से, ठीक है। इट स्टिल हैपन इन विलेज इन सिटीज, लेकिन फिर भी जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ, गांव में और शहरों में मिलता है। द गवर्नमेंट गिव्स रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू हेल्प लोअर कास्ट, और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, देती है रिजर्वेशन एजुकेशन में भी, जॉब्स टू हेल्प लोअर कास्ट, बट मैनी पीपुल स्टिल सफर, फिर भी जो है क्या है, लोग जो है इससे सफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी नीड मोर अवेयरनेस, हम लोगों को क्या बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट लॉ करे, कानून बनाने की आवश्यकता है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल, और सभी को जो है इक्वल रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। एवरी पर्सन डिजर्व डिग्निटी, ठीक है, सभी पर्सन को डिग्निटी, और नो मैटर देयर कास्ट, और कास्ट कोई मैटर नहीं रखता, इसके साथ हमें रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भारत में जाति भेदभाव क्या है। जाति भेदभाव का मतलब ही है क्या है, जातिगत, अगर हम जातिगत की बात करें तो जाति भेदभाव का मतलब है किसी को उसकी जाति के आधार पर नीचे दिखाना, हिंदी में हमने बता रहा है आपको, उसके साथ गलत व्यवहार करना। भारत में यह समस्या कई सालों से चली आ रही है, खासकर दलितों को समाज में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई जगह उन्हें मंदिर, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों में जाने से रोका जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध जो है रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार 2023 में अनुसूचित जाति के खिलाफ 50,000 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए। आज भी दलितों को हिंसा, छुआछूत और नौकरी में भेदभाव झेलना पड़ता है, ठीक है। भारतीय संविधान ने 1950 में ही जाति भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया था, लेकिन आज भी गांव और शहरों में देखा जाता है। सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देकर मदद की है, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है। हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी जाति हो। अब देखिए सेकेंड जो हमारा था वो इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वोमेन, ठीक है, यानी जो है वोमेन के विरुद्ध में जो क्राइम बढ़ते जा रहा है उस पे हमारा था, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए क्राइम अगेंस्ट वोमेन, अगर हम वोमेन के विरुद्ध में अगर हम क्राइम की बात करें, ग्रोइंग इंडिया, तो भारत में क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। दिस क्राइम्स इंक्लूड डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो क्राइम है ये इंक्लूड क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे हर्टिंग वोमेन एट होम, घर में उन्हें जो है हर्ट किया जाता है औरतों को। रेप, फोर्स्ड फिजिकली रिलेशन, और मतलब रेप किया जाता है, रेप करने का मतलब क्या है, फिजिकली रिलेशन जो है जबरदस्ती बनाया जाता है उनके साथ। एसिड अटैक्स होते हैं, थ्रोइंग एसिड टू हार्म, ठीक है, एसिड फेंक कर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। एंड हरासमेंट, ट्रबल या बैड बिहेवियर, उन्हें हरासमेंट किया जाता है, कैसे, बैड बिहेवियर के द्वारा परेशान कर कर। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2023 डाटा, यानी एनसीआरबी डाटा के अनुसार ओवर 4.5 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वेयर रिपोर्टेड इन इंडिया। वुमेन फील अनसेफ इन मैनी प्लेसेस, वुमेन जो है महसूस करती है बहुत जगहों पर जो है अनसेफ महसूस करती है, जैसे एट होम, ऑन द रोड, वो घर पर भी अनसेफ महसूस करती है, रोड पर भी एंड एट वर्क, ठीक है, और काम करते के दौरान।
इवन इन बिग सिटीज और बड़े बड़े शहरों में भी वोमेन आर अफ्रेड टू गो आउट अलोन एट नाइट, ठीक है। औरतें जो है डरती हैं बाहर जाने से अकेली रातों में। मैनी गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू सेफ्टी इशूज, बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूल छोड़ देती है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू सेफ्टी इशू होता है जिसके कारण, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थ्रो देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन, ठीक है। तो इसलिए जो है लॉ भी बनाया गया है वुमेनों को, औरतों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए। दे आर नॉट ऑलवेज टू फॉलोड, लेकिन जो है हमेशा जो है फॉलो नहीं हो पाता। पुलिस एंड कोर्ट्स मस्ट एक्ट फास्ट, लेकिन पुलिस है, कोर्ट है, वो जो है जरूर इसे एक कानून को जो है फास्ट किया जाए। एजुकेशन अवेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट कैन हेल्प रिड्यूस देयर क्राइम्स, यानी अगर एजुकेशन, शिक्षा और अवेयरनेस, अगर जागरूक हो लोग और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट किया जाए तो वो मदद कर सकता है रिड्यूस देयर क्राइम्स, इन क्राइम को कम करने में, ठीक है। बॉय शुड बी टॉट टू रिस्पेक्ट गर्ल फ्रॉम यंग एज, ठीक है। और लड़कों को जो है सिखाना चाहिए, ठीक है, कि यंग एज में कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है वोमेन आर इक्वल एंड डिजर्व टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। वोमेन जो है इक्वल है और डिजर्व टू लिव, वो डिजर्व करती है रहने और रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी के साथ। ये सेफ सोसाइटी फॉर वोमेन इज अ बेटर सोसाइटी फॉर ऑल, ठीक है। अगर अच्छा समाज है तो महिलाओं के लिए भी अच्छा समाज होगा, ठीक है। अब देखिए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, हिंदी में भी हमने इसको कर दिया है, ठीक है। तो आपको देख लेना है। पहला क्या है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें घरेलू हिंसा, घर में मारपीट, बलात्कार, जबरदस्ती, शारीरिक संबंध, तेजाब मामला, तेजाब फेंकना और छेड़खानी, गलत व्यवहार शामिल है। एनसीआरबी के अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि महिलाएं जो है घर है, सड़क है और ऑफिस है, कहीं भी पूरी तरह वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। बड़े शहरों में भी महिलाएं रात को अकेले बाहर जाने से डरती हैं। कई लड़कियां सुरक्षा के डर से स्कूल छोड़ देती हैं। हालांकि महिलाएं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी सही पालन नहीं होता, उनका सही पालन नहीं हो पाता। पुलिस और अदालतों को तेजी से काम करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा, जागरूकता और सख्त सजा के अपराध कम हो सकते हैं। जागरूकता और सख्त सजा से अपराध कम हो सकते हैं। लड़कों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। महिलाएं बराबर की हकदार है और उन्हें सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो हमने जो है इन सारे टॉपिकों को हमने कवर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट देम। सेंटेंस को क्या करना है, सही करना है और उन्हें रीराइट करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या कर रहा है कि आई वांट टू बोरो योर बाइसाइकिल फॉर अ डे, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस हमारा, यहाँ पे आपको पहचानना है कि कहाँ जो है मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ वांट्स नहीं लगता है, वर्ब में एस आई एस जुड़ता है ही सीड के साथ, ठीक है। तो हमारा तो पहला ही मिस्टेक पता चल गया। आई वांट होगा, आई वांट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई वांट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि इंडिया हैज प्रोड्यूस मैनी वेल नोन साइंटिस्ट हु हैव रिसीव्ड एक्कोलॉड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए इंडिया हैज प्रोड्यूस, हैज के बाद हम सभी जानते हैं हैज के बाद क्या लगता है, V3 लगता है, क्या होता है V3। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। डी जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, यहाँ क्या कर देंगे, प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर हमारा है कि डिड यू फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर दैट आई गेव यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, तो डिड यू फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर दैट आई गेव यू। तो डिड यू फॉरगॉट नहीं होगा, क्या होगा, फॉरगेट होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईटी, फॉरगेट होगा, ठीक है। क्योंकि डू हो गया या डज हो गया मेरे भाई, डू हो गया या डज हो गया, इन सब के बाद क्या आता है, V1 आता है, ठीक है। डू डज डिड सब के बाद V1 आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जैसे गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस को हम क्या लिखते हैं, गाइडेंस, GUIDANC। यहाँ पे हमें क्या करना है, सही करना है, गाइडेंस, ठीक है।
तो गाइडेंस क्या होता है, GUIDENC गाइडेंस होता है, ठीक है। तो गाइडेंस को हम क्या लिखते हैं, गाइडेंस। तो ये गाइडेंस हमारा जो है सही लिखा हुआ है, लिख के हम दिए हैं सही, ठीक है। डायरेक्ट ही सही आपको मिलेगा, GUIDENC गाइडेंस होता है ये, दिस इज राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ग्लिच, ठीक है। तो ग्लिच जो होता है ना, ये क्या होता है, GLITCH होता है ग्लिच का, GLITCH होता है ग्लिच का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन सी जो है हमारा 20 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपने माता पिता के 50 शब्दों में एक पत्र लिखा है जिसमें कुंभ मेले में शाही स्नान के बारे में आग्रह करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं भाई, प्रिय माता पिता, ठीक है, सादर प्रणाम हो गया, प्रिय माता पिता सादर प्रणाम, आशा है कि आप दोनों कुशलता पूर्वक होंगे, मैं यही ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ और आपकी बहुत याद आ रही है। इस पत्र के माध्यम से आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं या चाहती हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष कुंभ मेला लग रहा है और इसमें शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। मैंने बहुत बार किताबों और टीवी में इसके बारे में देखा है, लेकिन इस बार मैं अपनी आंखों से देखना और इससे भाग लेना चाहता हूं। शाही स्नान एक पवित्र अवसर होता है जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ गंगा में स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्नान से पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम सब मिलकर कुंभ मेले चल सकते हैं, यह एक यादगार अनुभव होगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, डियर मॉम डैड, वार्म्स गेटिंग ग्रेटिंग टू यू बोथ, आप दोनों जो है अच्छे होंगे, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, आप अच्छे होंगे। आई एम फाइन हियर एंड मिसिंग यू लॉट, मैं अच्छा हूँ और आपको जो मिस करता हूँ बहुत। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के साथ। एज यू नो द कुंभ मेला इज बीइंग हेल्ड दिस ईयर, आप जानते होंगे कि कुंभ मेला जो है इस वर्ष लगने वाला है। एंड द शाही स्नान इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस कुंभ मेले में जो है शाही स्नान, रॉयल बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड होली इवेंट ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, ठीक है, ये पवित्र भी माना जाता है त्यौहार। आई हैव रीड एंड सीन अ लॉट अबाउट इन बुक्स एंड टीवी, यानी मैंने बहुत पढ़ा है और देखा है टीवियों पर, किताबों में। बट दिस टाइम रियली विश टू सी इट इन अ रियल लाइफ एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो मैं वास्तव में जो है मेरी इच्छा है कि मैं देखूं और रियल लाइफ एंड पार्ट ऑफ लाइफ का एक पार्ट ऑफ हिस्सा बनाऊं, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट है कि इट इज बिलीव दैट टेकिंग द शाही स्नान इन द गंगा वाशेस अवे सिंस एंड ब्रिंग पीस टू द सोल, ठीक है। तो मैं मतलब इट्स बिलीव दैट टेकिंग द शाही स्नान, मतलब माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि शाही स्नान करने से क्या होता है, गंगा जो है वाशेस अवे सिंस, यानी पापों को धोती है, एंड ब्रिंग पीस टू सोल, और शांति मिलती है। मिलियंस ऑफ पीपुल गैदर विथ ग्रेट फेथ एंड डिवोशन, मिलियंस पीपुल जो होते हैं क्या करते हैं, शाही स्नान करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ यू अलाउ कैन कैन वी ऑल गो टुगेदर टू एक्सपीरियंस द होली इवेंट, ठीक है। तो अगर आप अलाउ करें तो कैन वी ऑल गो टुगेदर, यानी हम सभी एक साथ जो है इस एक्सपीरियंस ले सकते हैं होली इवेंट का। इट वुड बी ब्यूटीफुल एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरी, और ये बहुत ही अच्छा होगा और ब्यूटीफुल भी होगा, अनफॉरगेटेबल मेमोरी भी होगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर लविंग चाइल्ड फलना चिलना कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी हो सकता है निबंध आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है बाल श्रम की समस्या, दूसरा है साइबर अपराध, एक गंभीर चुनौती। इसके बारे में, दोनों बारे में हमने बता रखा है, ठीक है। ये पहले दूसरा के बारे में बताया है, पहला देख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा भी हम देख लेंगे। तो पहले हिंदी में देखिए, बाल श्रम की समस्या क्या होता है, समस्या क्या है। तो देखिए, बाल श्रम का मतलब क्या है, बच्चों से काम करवाना। भारत में कई बच्चे छोटी उम्र में ही होटल, फैक्ट्री, खेत, घरों में काम करने लगते हैं और यह उनके बचपन और पढ़ाई को छीन लेता है। गरीबी, अनपढ़ता और माता पिता की मजबूरी बाल श्रम की सबसे बड़ी वजह है, और कुछ लोग सस्ते में काम करवाने के लिए बच्चों को नौकरियों पर रख लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको तो पता ही होगा। सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना गैर कानूनी बनाया है, फिर भी कई जगह यह अब होता है। और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लाखों बच्चे बाल श्रम से जुड़े हुए हैं, और यह हमें समझना होगा कि बच्चों का काम खेलने, सीखने और सपने देखने का है, ना कि काम करने का है। स्कूल, समाज और सरकार को मिलकर बच्चों को बाल श्रम से बचाना चाहिए। बाल श्रम बंद होगा
तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर क्या होता है। तो देखिए चाइल्ड लेबर मीन्स मेकिंग चिल्ड्रन वर्क इन इंडिया। ठीक है, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, बच्चों का काम ही तो होता है। ठीक है, इन इंडिया यानी बच्चों से काम करवाना होता है। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग एट यंग एज इन होटल्स, यानी बहुत सारे चिल्ड्रन जो है शुरू कर देते हैं काम यंग एज में ही, जैसे होटल में, फैक्ट्री में, फार्म में और एट या होम में। ठीक है, दिस टेक अवे देयर चाइल्डहुड एंड स्टॉप देम फॉर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये बचपना को और स्कूल जाने से ये रोकता है उन लोगों को। द मेन रीजन बाबू रे, द मेन रीजन फॉर चाइल्ड लेबर आर पॉवर्टी। मेन रीजन क्या होता है, ये चाइल्ड लेबर क्यों होता है, पॉवर्टी के कारण, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण एंड फैमिली प्रॉब्लम के कारण। सम पीपल गिव चिल्ड्रन जॉब्स टू गेट चीप लेबर, और कुछ लोग जो होते हैं बच्चों को जॉब पर रखते हैं क्योंकि कम जो है उन्हें पैसा देना पड़ता है, विच इज वेरी रॉन्ग, ये जो बहुत गलत है। दिस गवर्नमेंट हैज, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो द गवर्नमेंट हैज मेड इट इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को जो है रखना एम्प्लॉय के रूप में क्या है, इलीगल है। चाइल्ड लेबर इज सीन इन मैनी प्लेसेस, चाइल्ड लेबर, लेकिन जो है ना चाइल्ड लेबर क्या है, बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर। अगर 2011 रिपोर्ट की बात करें तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारा है वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर मींट टू प्ले, learn a dream not to work. Schools, society and the government must work together to stop a child labor. Only when child labor ends, children can have a bright and happy future. ठीक है, चलिए इसके बारे में हमने तो बता रखा है, आपको मजा भी आ रहा होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइबर अपराध के बारे में आपको लिखना आ जाए हिंदी में। तो साइबर अपराध वे अपराध होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। इनमें से ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, व्यक्तिगत जानकारी चुराना, साइबर बुलिंग और फेक न्यूज फैलाना शामिल होता है। जैसे जैसे अपराधी डिजिटल बन रहा है वैसे वैसे साइबर अपराध ही बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2023 में 65,000 से ज्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। कई लोग ऑनलाइन ठगी, फर्जी नौकरी के ऑफर और फिशिंग ईमेल के जरिए अपना पैसा खो बैठते हैं। बच्चे और महिलाओं के अक्सर जो है साइबर बुलिंग और क्या ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। लोगों को यह नहीं पता होता है कि खुद को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखें, कमजोर पासवर्ड लगाते हैं, अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं और निजी जानकारी शेयर करते हैं और खतरनाक हो जाता है। साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, संदिग्ध लिंक से बचना चाहिए और अपराध की रिपोर्ट करना चाहिए। सरकार को जागरूकता बढ़ानी चाहिए और साइबर कानून को सख्त बनाना चाहिए। सुरक्षित डिजिटल दुनिया के देश की तरक्की की जरूरत है। अब यहाँ इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइबर क्राइम्स आर क्राइम्स बीइंग यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट। वही लिखा हुआ है कि साइबर क्राइम जो है ना वो किससे होता है, तो कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से और इंटरनेट के द्वारा होता है। दिस इंक्लूड्स ऑनलाइन फ्रॉड, ये सभी जो है ऑनलाइन फ्रॉड में इंक्लूड है। हैकिंग हो गया, स्टीलिंग पर्सनल डाटा हो गया यानी पर्सनल डाटा चोरी करना, साइबर बुलिंग हो गया एंड स्प्रेडिंग फेक न्यूज हो गया यानी फेक न्यूज फैलाना हो गया। एज इंडियन बिकम मोर डिजिटल, साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू, अगर एनसीआरबी डाटा की बात करें, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा की बात करें तो 65,000 से अधिक केस जो है साइबर क्राइम केसेस वे रिपोर्टेड इन 2023, which is big rise from previous year. Many people lost money through online scam. बहुत सारे लोग जो है ना ऑनलाइन स्कैम के जरिए पैसे खोए, फेक जॉब ऑफर के द्वारा एंड फिशिंग ईमेल्स के द्वारा। चिल्ड्रन एंड वुमेन आर ऑफ्टन टारगेट्स ऑफ साइबर बुलिंग ऑन ऑनलाइन हरेसमेंट। बच्चे और औरतें जो है प्राय जो है टारगेट किए जाते हैं साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरेसमेंट के द्वारा। मोस्ट ऑफ पीपुल की अगर हम बात करें, मोस्ट पीपुल आर नॉट अवेयर हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ऑनलाइन। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि खुद को जो है कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। वीक पासवर्ड लगाते हैं, क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स पे क्लिक करते हैं एंड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स कर देते हैं। ठीक है, मेक इट इजी टू फॉर क्रिमिनल्स। ठीक है, और ये जो है क्रिमिनल्स के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। टू स्टॉप साइबर क्राइम्स, ठीक है, तो स्टॉप साइबर क्राइम को स्टॉप करने के लिए पीपल शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यानी अगर रोकना चाहता है साइबर क्राइम को तो पहले लोगों को तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। अवॉइड सस्पिशियस लिंक, जो भी अनजान सस्पिशियस लिंक है उस पर क्लिक ना करना है। एंड रिपोर्ट क्राइम क्विकली, और जो भी है क्राइम उसको रिपोर्ट करना है जल्दी। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंक्रीज अवेयरनेस एंड इम्प्रूव साइबर लॉस। ठीक है, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंक्रीज अवेयरनेस। गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए भाई, अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए। इम्प्रूव साइबर लॉज, ठीक है, और सेफ डिजिटल वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी
ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पे देखिए कुछ मुहावरे दिए हुए हैं भाई, ठीक है। तो मुहावरे दिए हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें सांप छुछुंदर की दशा, सांप से छुछुंदर की दशा क्या हो जाती है, तो इसका अर्थ अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दुविधा में फंस रहा है और उसे यह समझ में ना आए कि क्या करे और दोनों ओर से मुसीबत है, ठीक है। तो वही होता है सांप से छुछुंदर की दशा। तो वाक्य है, रमेश की नौकरी छूट गई और घर में पैसे नहीं थे तो उसकी दशा सांप से छुछुंदर की होगी। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। पहले अर्थ भी लिखना है और फिर क्या लिखना है, वाक्य भी लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है राय का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। अर्थ इसका हो गया। फिर वाक्य है, सीता की आदत है कि वह हर छोटी बात का राय का पहाड़ बना देती है। नेक्स्ट हमारा है मुंह में पानी आना, यानी किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर खाने की इच्छा होना, यानी जलेबी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोनों हाथों से लूटना, दोनों हाथों से यानी बहुत अधिक मात्रा में धन कमाना या प्राप्त करना, होता है ना कि दोनों हाथों से लूटिए है, यानी बहुत धन कमाना, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में धन कमाना या प्राप्त करना। तो आजकल मिलावट करने वाले त्योहारों के समय दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बहुत अच्छा सटीक बनाना है, ठीक है। अब नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्य को बताना है। यहाँ तो देखिए, जंगल में सिंह को देखकर लोग डर गए, तो जंगल में सिंह को देखकर लोग डर गए, यह शुद्ध हो गया। तो दोनों तो शुद्ध ही है। जंगल में सिंह को देखकर लोग डर गए, ठीक है। तो दोनों जो है शुद्ध ही है। क्वेश्चन जो हमने गलत लिखा ही नहीं, ठीक है। जंगल में सिंह को देखकर लोग डर गए। ठीक है, तो जंगल में, अब देखिए यहाँ पे जंगल है, में सिंह को देखकर लोग डर गए, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। माँ अपने बच्चों का क्या करती है, ख्याल रखती है। तो शुद्ध वाक्य है, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ख्याल रखती है, बिंदु यहाँ लिखा हुआ है ना, बिंदु है, तो यहाँ पे बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिंदु नहीं है। माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल है। नेक्स्ट हमारा है, सभी विद्यार्थियों ने मिलकर समारोह बनाई। तो सभी विद्यार्थियों ने मिलकर समारोह मनाए, नहीं समारोह मनाया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मनाए नहीं हो जाएगा, मनाया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा गलती है। नेक्स्ट है कि सुबह की सैर से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सुबह की सैर से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है नहीं होगा, है होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे, रामू ने मैदान में दौड़ लगाई। क्या कर रहा है कि रामू जो है ना, उसने क्या किया है, मैदान में दौड़ लगाई। तो रामू ने मैदान में दौड़ लगाई, यहाँ पे दौड़ लिखा हुआ है गलत, ठीक है। दौड़ यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है डी नंबर। यहाँ जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सभी एक अंक के होंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राजनीति के निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर देख लेते हैं कि शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, अच्छा सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में राजनीति के निर्देशक का क्या है, तो इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि समाज कल्याण और न्याय था। नीति निर्देशक क्या होता है, समाज कल्याण और न्याय। समाज कल्याण और क्या था, न्याय था, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, समाज कल्याण और न्याय, ठीक है। तो समाज कल्याण और न्याय था। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो सभी के लिए सुलभ, समान, समावेशी, ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण हो। और यह नीति रटने के बजाय समझ पर जोर देती है और छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी उत्तर हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों की शक्ति का जो है वितरण करता है, तो हम सभी जानते हैं कि भाग जो है 11, कौन सा है, भाग 11, डायरेक्ट भाग 11 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है। किस अनुच्छेद में जो है श्रमिकों को अधिकार का उल्लेख है, तो श्रमिकों का अधिकार का उल्लेख जो है भाग 4 में, किसमें है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 24-25 में, अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय जो किसान आयोग का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। कब हुआ था, 2004 में। नेक्स्ट हमारा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि 2024 में भारत में कौन सा नया अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ था, तो भारत में आदित्य L1 शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। कौन सा, आदित्य L1 शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के साथ जो है किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया गया है, तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस के साथ जो है रक्षा सहयोग बढ़ाया गया है। ठीक है, किसके साथ, अमेरिका के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, रूस के साथ भी, इजराइल के साथ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मूल अधिकार 12 से 35 भाग 3 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि बजट का अर्थ क्या होता है, तो बजट का अर्थ हम सभी जानते हैं कि सरकार की आय और व्यय की वार्षिक योजना होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है कंप्लीट किया 4th सेट। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो हम लोग रिपीटेशन नहीं करने वाला है, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।